Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज हमने शुरू किया है और आज हम इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है और इसका मतलब क्या है. सबसे पहला पॉइंट बेटा इसकी डेफिनेशन हम कहते हैं ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ फिजिकल फिनोमेना. The physical process या physical phenomena involve the entry and exit of gases. Involve the entry and exit of the gases is known as the breathing. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें फिजिकल मूवमेंट होती है गैसेस की एंट्री और गैसेस के रिमूव होने के हवाले से बेटा. इसी फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है. एक पर्सन जब सांस लेता है और जब उसे बाहर निकालता है तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं जिसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं, ये दोनों मिलकर ब्रीथिंग बनाते हैं. और आज हम ये देखेंगे कि जब एक पर्सन ब्रीथिंग करता है या जब एक पर्सन सांस लेता है तो उसकी बॉडी में आने वाले क्या क्या चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर. ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में दो प्रोसेसेस आते हैं. पहला है इंस्पिरेशन जिसे इनहेलेशन कहते हैं, जिसमें गैसेस बॉडी के अंदर मूव करती हैं. सेकेंड है एक्सपीरेशन जिसे एक्सहेलेशन भी कहा जाता है, जिसमें गैसेस बॉडी के बाहर एलिमिनेट होती हैं. बेटा हमारा पॉइंट यह है कि आखिर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन में एक पर्सन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं बेटा आज के लेक्चर में हमने करनी है बेटा. ये बात स्टार्ट करते हैं बेटा. ये वो पॉइंट्स हैं एक पर्सन की बॉडी में जिनके ऊपर चेंजेस आते हैं. रिब्स मसल्स जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, उन पे पहला चेंज आता है. फिर डायफ्राम जो कि एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर था जो हमारे लंग्स के बिल्कुल बिलो पाया जाता है, उस पे चेंज आता है. एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी ये भी चेंज होता है. फिर लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी चेंज हो जाता है और एज अ रिजल्टेंट गैसेस की मूवमेंट शुरू हो जाती है. वो कहां से कहां है हम उसके ऊपर अब बात शुरू करने लगे. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन या इनहेलेशन जो रिब्स के मसल्स होते हैं बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पहला पॉइंट हो गया कि जो तो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अब इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स पे क्या चेंज आता है, रिब्स के ऊपर क्या चेंज देखने को आता है, वो ये है बेटा कि रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे जो रिब्स हैं वो अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं. रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. तो ये सबसे पहला चेंज है. इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स का अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करना. जैसे एक पर्सन ब्रीथ करता है तो ये जो रिब्स के मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स अप साइड पर और आउट साइड की तरफ बेटा मूव करती हैं. ये पहला चेंज. बारी आती है डायफ्राम के ऊपर. अब जैसे ही अपर की तरफ रिब्स की मूवमेंट होती है, चेस्ट कैविटी में चेंजेस आते हैं, तो ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो डायफ्राम होता है बेटा ये लोअर हो जाता है. डायफ्राम डाउन की तरफ हो जाता है बेटा थोड़ा सा. उससे जो स्पेस है वो डायफ्राम की चेंज हो जाती है बेटा. नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी. जैसे ही इनहेलेशन का प्रोसेस शुरू हो और ये जो दोनों चेंजेस जब आते हैं तो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. इंक्रीज इन द एरिया. जो एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी है बेटा ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. अब उसके बढ़ने से क्या होता है बेटा, जो लंग्स होता है, जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है. लंग्स के ऊपर प्रेशर रिड्यूस होता है जिससे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और लंग्स के एक्सपैंड होने से जो बाहर की एयर है वो लंग्स के अंदर की तरफ मूव करती है. तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है पहले ये रिड्यूस होता है जिससे जो लंग्स हैं ये एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड करने से जो लंग्स के इनर का जो एयर का एरिया पॉइंट्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है. एयर का जो कंसंट्रेशनल पॉइंट है वो कम होता है, बाहर एयर ज्यादा होती है जिससे जो एयर की मूवमेंट है
वो फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड शुरू हो जाती है बेटा। तो ये पहला पॉइंट था कि आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट होने की वजह से गैसेस का इनर साइड पर फिल हो जाना, इसी फिनोमेना को बेटा इंस्पिरेशन या इनहेलेशन भी कहा जाता है। अब बिल्कुल फिनोमेना इसके ऑपोजिट है, जिसे एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही एक्सहेलेशन शुरू होती है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स होने से जो रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड की तरफ और इनवर्ड मूव करती हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करती हैं। डायफ्राम पे क्या चेंज आता है, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है और इससे अपर हो जाता है। डायफ्राम रिलैक्स करके अपर पोजीशन पर वापस आ जाता है, अपनी जो डोम शेप है उसे दोबारा मेंटेन कर लेता है, उसे दोबारा कंटिन्यू करवा लेता है, और इससे थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इन द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इससे लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या होता है, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस प्रेशर के इंक्रीज होने से जो लंग्स हैं वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो इनर साइड पर लंग के अंदर जो गैसेस होती हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ मूव करती हैं, और एज अ रिजल्टेंट जो मूवमेंट ऑफ एयर का फ्लो है वो फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड शुरू हो जाता है बेटा। अंदर से बाहर की तरफ गैसेस की जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाती है। तो बेटा ये जो 5 चेंजेस हैं ये वो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेसेस में देखे जाते हैं, एक पर्सन की बॉडी के अंदर आते हैं। यूजुअली तौर पर जब एक पर्सन नॉर्मली ब्रीथ कर रहा होता है, नॉर्मल सांस ले रहा होता है विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो उसका ब्रीथिंग रेट 16 to 20 टाइम पर मिनट होता है बेटा, पर मिनट 16 to 20 टाइम वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा होता है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्रीथिंग का फिनोमेना हमारा ब्रेन कैसे सिग्नल जनरेट करवा के ये सारे चेंजेस करवाता है। बेटा बात ये है कि एक पर्सन में जिस वक्त एयर एंटर होती है, ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाइज की थिन एपिथेलियम से डिफ्यूज करके ब्लड में जाती है, और वो जो ब्लड होता है वो हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हर सेल सेलुलर रिस्पायरेशन करता है उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में इंक्रीज होने लग जाती है, और यही वो सिग्नल है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का ब्लड में इंक्रीज होना बच्चों, ये वो सिग्नल होता है जो इस बात को फैसिलिटेट करता है कि ब्रीथिंग का फिनोमेना शुरू हो। अब ये होता कैसे है, जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, ब्लड पास करता हुआ बॉडी के हर ऑर्गन के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेन के पास पहुंचता है, ब्रेन में एक सेंसरी रिसेप्टर होता है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए वहां पर इंस्टॉल होता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, तो वो फौरन से पहले डायफ्राम को, रिब्स मसल्स को और थोरेसिक कैविटी को सिग्नल भेजता है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और ब्रीथिंग का फिनोमेना तेज हो जाता है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ब्रीथिंग का रेट भी बढ़ता है। तो ये एक्चुअली एज अ सिग्नल के तौर पे काम करता है। आपकी बुक में एक एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ चैप्टर आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्ट एज इनिशिएटिव एज अ सिग्नल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्रीथिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए सिग्नल जनरेट करती है। अब एक पर्सन बेटा जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करता है, तो आप ये देखते हैं कि उसका जो ब्रीथिंग का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसकी बॉडी की कंडीशन क्या है। यूजुअली तौर पर जब वो पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, हैवी एक्टिविटी, तो उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो 30 से 40 टाइम्स पर मिनट इंक्रीज हो जाता है बेटा। ये ऑन एन एवरेज बात है बेटा,
ये कुछ पर्सन्स में इससे भी ज्यादा हो सकता है, कुछ में ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 to 40 टाइम पर मिनट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इंक्रीज हो जाता है बेटा। क्वेश्चन आता है बेटा कि एक पर्सन जब सांस लेता है तो गैसेस किस तरह की उसकी बॉडी में एंटर होती हैं, और जब वो एक्सपायरेशन करता है, जब गैसेस को बाहर रिमूव करता है, तो उन गैसेस के ऊपर क्या चेंज आते हैं बेटा, हमारा अब ये पॉइंट है। तो हमारा क्वेश्चन होगा कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में क्या फर्क है, ये चंद एक पॉइंट्स की फॉर्म में हमने याद रखना है। वो फीचर्स कौन से हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चेंज होती है या नहीं होती, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होती है या नहीं होती, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चेंज होती है या नहीं होती, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और टेम्परेचर क्या चेंज होता है या नहीं, और अगर होता है तो वो हमने यहां पर बताना है। सबसे पहले है बेटा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक पर्सन जब इनहेलेशन करता है तो बाहर से जो एयर एंटर होती है उसमें तकरीबन 21% के करीब बेटा ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब वो उसे एक्सपायर करता है, गैसेस को जब बाहर निकालता है, तो वो कंसंट्रेशन 16% रह जाती है। इसका मतलब है कि तकरीबन 5% का चेंज आ गया। अब ये जो 5% है ये कहां गई, ये 5% एक पर्सन के ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो ब्लड से हर सेल को दी जाती है और हर सेल उसे इस्तेमाल करता है बच्चों। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ऑक्सीजन का। नेक्स्ट आ गया बेटा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक पर्सन जब इनहेलेशन करता है तो आउटर एनवायरनमेंट से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में एंटर होती है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालता है एयर को तो ये बढ़कर 4% हो जाती है, जो बहुत बड़ा चेंज है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल ने एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बनाई है और वो ब्लड में दी गई, ब्लड से एल्विलाई में आई और एल्विलाई से बॉडी के बाहर रिमूव की जाती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन होती है बेटा 79% और ये 79% ही रहती है एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। इसकी वजह कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। हम अपनी फूड से नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, कभी भी एयर से नाइट्रोजन को हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनाया जाता। बाकी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और जब ये रिमूव होते हैं तो ये सैचुरेटेड होते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल ये भी वेरिएबल हो सकते हैं, और जब इन्हें बाहर एक्सेल किया जाता है तो ऑलमोस्ट ये ना के बराबर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू नन। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स को एक्सहेलेशन जब एयर बाहर निकाली जाती है तो उतना ज्यादा चेंज नहीं करवाया जाता। टेम्परेचर भी वेरिएबल हो सकता है, बाहर से जो एयर है मुमकिन है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकती है, लेकिन जब एयर बॉडी के बाहर निकलती है तो उस एयर का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। एक पर्सन की नॉर्मल बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा, और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली जो बॉडी के बाहर निकलता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है बेटा। एक छोटा सा साइड बॉक्स बेटा आपके इस टॉपिक के अंदर लिखा गया कि एक पर्सन का ब्रीथिंग क्या वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री है, क्या उसका सांस लेना या रिस्पायरेशन एक पर्सन के ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल में होता है या नहीं होता। तो आंसर है बेटा कि इनवॉलेंट्री फिनोमेना है। इससे हमारे ब्रेन का हाइंड ब्रेन पार्ट ज्यादा कंट्रोल करता है बेटा, और ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। लेकिन कुछ पर्संस इसे विद द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फुली तौर पर कंट्रोल करना यह मुमकिन नहीं है। सो ब्रीथिंग इज एन इनवॉलेंट्री फिनोमेना बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा यही हमारे मेन पॉइंट्स से, रिस्पायरेशन के हवाले से, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के हवाले से। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे। टिल देन बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।